हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोर्स ऑफ एक्शन करने वाले हैं, कोर्स एंड एक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है, और उस पर आपसे कुछ पूछा जाएगा कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी सही है या नहीं। इसमें मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहूँगा कि मेन बातों का आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, हमेशा वो वाला कोर्स एंड एक्शन सही होगा जिसमें आपको 3 शब्द मिले। या तो आपको मिल जाए टीम, या आपको मिल जाए कोई भी, ये मानिए कम्युनिटी, टास्क फोर्स, ऐसा कोई भी वर्ड अगर आपको मिल जाए तो आपका वो वाला कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा सही होगा। पहली बात। अब इस पर जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आपको सीधा क्वेश्चन से पता चलेगा। जैसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा होगा, तो उसे एक बार देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है, यानी कि स्टेटमेंट मिलेगा। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट आपको कह रहा होगा, पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग स्वास्थ्य संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। देखिए, आप ये मान के चलिए आप किसी एक जिले के अधिकारी हैं, डीएम हो गए, और आपको कह दिया जाए कि अब आपके सामने ये समस्या आ गई कि आपके जिले के एक पर्टिकुलर एरिया के कुछ लोग स्वास्थ्य की संबंधित जो बीमारी होती है उससे ग्रस्त हैं। स्वास्थ्य की बीमारी होती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। तो इस पर आपको कुछ कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए हैं, कोर्स एंड एक्शन। वो जरा एक बार पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं। पहला कोर्स एंड एक्शन देखा, प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य व्यवसाय का एक दल भेजना चाहिए। ठीक। दूसरा आपको दिया, ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए और उनका उचित इलाज किया जाना चाहिए। देखिए, पहली बात क्या की जा रही है, पहली बात इस पे कहा जाए, आपको कार्रवाई ये करनी चाहिए इस पे कि जो आपके उस एरिया के लोग हैं उसके लिए दल यानी टीम बनानी चाहिए। और मैंने क्या कहा था, टीम वाला कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा सही होगा। तो टीम वाला तो आपका सही होगा, तो पहला वाला तो कोई डाउट नहीं, टीम जैसी वर्ड मिला तुरंत सही कर दिया। दूसरा आपसे कह दिया गया कि जो आपके ये जितने बीमार लोग हैं उन सबके लिए हॉस्पिटल में एक पर्टिकुलर वार्ड बनाया जाना चाहिए, जिससे कि क्या उनकी जो बीमारी है वो किसी को ना लगे। अगर आप स्वास्थ्य की बीमारी से ग्रस्त हैं, एक बंदा ग्रस्त है स्वास्थ्य की बीमारी से, तो क्या होगा, अगर वहां पे और भी जनरल वार्ड में उसे रख दिया जाएगा तो और भी उस बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। तो इससे अच्छा उसको पर्टिकुलर वार्ड में रख दिया जाए, जिससे और बीमारियां और लोगों को ये बीमारी ना लगे। तो यहाँ पे दोनों ही कोर्स एंड एक्शन सही होंगे। यहाँ आपका आंसर होगा बोथ फॉलो। ठीक। सेकंड देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा जा रहा है, हाल के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। जैसे बीएसएनएल कंपनी है, उसका यूज बहुत कम लोग कर रहे हैं ना, डिमांड नहीं रही बीएसएनएल की, अब बहुत कम रह गई। तो क्या हुआ, इस पे कोर्स एंड एक्शन दे दिया गया। इस पे सबसे पहली बात की गई, सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को इस गिरावट के कारणों का पता लगाने के तत्काल एक समिति स्थापित करनी चाहिए। समिति मींस टीम, और जैसे ही टीम वर्ड आ चुका है, मैंने क्या कहा था, समिति वगैरह ऐसा कोई भी वर्ड आपको टास्क फोर्स वगैरह मिल जाए वो कोर्स एंड एक्शन हमेशा सही होगा। तो ये वाला फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है। सेकंड आपको जो मिला वो देखिए, नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी को योजित मूल्यवान से बनी नई योजनाएं पेश करनी चाहिए। जब कहने का मतलब कुछ ऐसी आपको ऑफर दिए जाने चाहिए, आपको नई योजना ऐसी दे वो कंपनी जिससे धड़ा से एकदम से लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। जैसे जब जियो आया था तो जियो धनाधन चला था, कितना मजा आया था उसमें, मतलब एकदम से इतने लोग उससे जुड़ गए थे। तो ऐसे कुछ करना चाहिए। तो ये भी एकदम सही है, ये हमारे स्टेटमेंट की सही बात है। तो दोनों ही कोर्स एंड एक्शन यहाँ पे सही है, बोथ फॉलो, हम इसका भी आंसर देंगे। सेकंड वाला देखिए, थर्ड आप देखिए, थर्ड आपसे कहा जा रहा है, थर्ड वाले में कहा जा रहा है, तेज गति से जाते हुए ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सड़क के किनारे कुछ लोग सो रहे थे, तेज स्पीड से आया एक ट्रक और उसने उसे उन लोगों को घायल कर दिया। सलमान खान रिटर्न, समझे बात, क्या हुआ, कोई आया और लोगों को घायल करके चले गया। अब इस पे कोर्स एंड एक्शन कौन कौन से बैठ सकते हैं वो देखते हैं। पहले दे रखा है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे सोने पर तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। क्या ऐसा करना सही होगा? क्या प्रशासन को ऐसा करना चाहिए जो फुटपाथ पे सोते हैं लोग उन पे उसी वक्त प्रतिबंध लगा दे कि अब सर फुटपाथ पे कोई नहीं सोगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी के पास घर नहीं है। ऊपर से दूसरी बात यह है कि जो इस कंडीशन पे पहुंचा है कि उसे जो परेशानी हुई है वो किसकी वजह से, वो उस गाड़ी वाले की वजह से हुई है, और आप उसको और परेशानी में डाल रहे हैं। तो ये तो गलत है ना। हम जो ग्रसित हुआ है उसे और ग्रसित कर रहे हैं और प्रताड़ित कर रहे हैं, जो गलत है। तो पहले वाला पूरी तरह गलत है इस बात का। तो दूसरा देखिए, तेज गति से चलने वाले ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक कार्रवाई की जानी चाहिए। ये एकदम सही है, जिसने गलती करी है उसे पकड़ो, उस पर कार्रवाई करो, ठीक है। और यही प्रोसेस है, यही होना चाहिए। तो हमारा दूसरा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया आपको यहाँ पे,
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए उनमें व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। अब हुआ क्या, जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने सरकार को ऑर्डर दिया कि आप अपने कार्यों में पारदर्शिता लाइए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, सरकार को ऑर्डर दे दिए गए। अब सरकार क्या कह रही है, सरकार के लिए क्या स्टेटमेंट होंगे, कोर्स एंड एक्शन देखते हो। कार्यवाही, व्यवस्था तैयार करने के लिए सरकार को तत्काल एक कार्यवाही दल की नियुक्ति करनी चाहिए। दल दिखा, टीम दिखी, तो तुरंत ये वाला सही हो जाएगा। जहां भी टीम, टास्क फोर्स, कम्युनिटी, ये सब वर्ड आ जाता है तुरंत उसे सही कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाला सही होगा। दूसरा, सरकार को सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने के लिए अपील करनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई सर्वोच्च न्यायालय ने कोई ऑर्डर दे दिया है और आप सर्वोच्च न्यायालय को सरकार ऊपर कह रही है तुम अपने बारे में एक और बार विचार कर लो, देख लो, ऐसा पॉसिबल है? क्या सरकार की कोई हैसियत है सर्वोच्च न्यायालय के सामने? वो उसे कैसे बोल सकते कि तुम अपने न्याय पर फैसला करो? तो ये पूरी तरह गलत है। तो दूसरा गलत है, सही कौन सा है? पहले वाला क्वेश्चन एक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अस्वीकृत आवेदकों के माता पिता को यह विश्वास दिलाने में प्राधिकारी को कठिनाई हुई है। देखो, नॉर्मली इतना कहना चाह रहा है कि जो आपके एक पर्टिकुलर एरिया था उस पर एक स्कूल कॉलेज खुला, स्कूल खुल गया और स्कूल में ये कहा जा रहा है कि हमारे, आपको इतना पता होगा गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी नए स्कूल खुलते हैं उनको फिक्स कर देती कि आप पर्टिकुलर सीट में अपनी एक क्लास के अंदर इतनी ही सीट से रिजर्व रख सकते हैं कि मान लो 100 सीट से ज़्यादा आप इस क्लास में नहीं रख सकते, 100 आपकी लिमिट है। अब हुआ क्या कि आपका स्कूल जो था इतना पॉपुलर था, इतना नामचीन स्कूल था, बच्चों की भरमार आ गई, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ गए, तो आपके पास क्या मजबूरी होगी? अब ये हो गया, आपने स्कूल के ऑनर होने की वजह से आपने कह दिया कि चलो ठीक है हम कुछ करते हैं आपके बच्चों के लिए। अब स्कूल वाले क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। स्कूल वालों के पास जो ऑप्शन है वो देखिए, कॉज एंड एक्शन। क्या क्या कहा है स्कूल वालों ने? स्कूल पदाधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों के प्रवेश देने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दर्शाने चाहिए। उन्हें एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए जिससे बच्चों को हम इन वाले बच्चों को लेंगे, इनको नहीं लेंगे, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम ले लो। पहला तरीका ये है और मैक्सिमम होता भी ये है और यही सही है, तो मतलब पहले वाला तो एकदम सही माना जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम लो, ईमानदारी से जो बच्चा काबिल है उसे सीट मिलेगी। दूसरा, शेष विद्यार्थियों के समावेश के लिए स्कूल पदाधिकारी को उस क्षेत्र में दूसरा स्कूल खोलना चाहिए। अब स्कूल वाले कह रहे हैं सबको एडमिशन मिलेगा, जितने आ गए ठीक है, 2 दिन का टाइम दे दो, हम एक और स्कूल डाल रहे हैं, तुम्हें भी एडमिशन मिल जाएगा। कैसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल ना, एकदम से कैसे दूसरा स्कूल खुल जाएगा? पॉसिबल नहीं, तो एक गलत है, दूसरा हमारा गलत होगा, तो पहले सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया है कि प्रवेश विवरणिक में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। हुआ क्या, आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये होता है कि जो वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं उन्होंने कह दिया, ऑर्डर दे दिया कि आपसे जो यूनिफॉर्म की सही तरीके से यूनिफॉर्म पहन के नहीं आएगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन सी की जाएगी वो देखिए। तो ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कॉलेज से निलंबित या निकाला दिया जाना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब एक बार बताओ, आप भी स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, क्या आप हमेशा प्रॉपर ड्रेस में जाओ? ऐसा पॉसिबल है? कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ भूल जाओगे। आए गेट में कुछ भूल गए और आपको कह दिया बस तुम प्रॉपर ड्रेस में नहीं हो, ऐसे तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, तुम अब स्कूल में नहीं पढ़ सकते। ऐसे करके तो सारे बच्चे निकल जाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना, सबको निलंबित नहीं कर सकते आप। तो पहले वाला तो पूरी तरह गलत हो जाएगा, पहले वाला गलत हो जाएगा। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या कह रहे हैं? पहली बार ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले छात्रों को डांटा जाना चाहिए और आगे उल्लंघन ना करने की चेतावनी दी जानी चाहिए। हाँ, ये पॉसिबिलिटी और ये सही भी है कि जिन्होंने पहली बार उल्लंघन कर दिया उन्हें डांट दो, ठीक है, कि आगे से नहीं होना चाहिए और आगे के लिए उन्हें चेतावनी दे दो, ठीक है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा इससे, ठीक है। तो दूसरा वाला यहाँ पे हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया और पूरे दिन रेलगाड़ी को आवागमन को स्थगित करने का निर्णय लिया। रेलवे का एक पर्टिकुलर एरिया था, वहां पे जो पटरी थी उसकी मरम्मत होनी थी, तो उसने
क्या डिसीजन लिया कि अब जहाँ पे आवागमन है इसको मतलब आने जाने का रास्ता इसे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस पर क्या क्या कार्रवाई यानी कॉज एंड एक्शन हो सकते हैं वो देखिए। पहला, यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए रेलवे प्राधिकरण को सार्वजनिक अधिसूचना समय रहते निकालनी चाहिए। बिल्कुल, जिस दिन वो ये काम करने वाले हैं, बंद करने वाले यातायात, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए उन्हें ये करना चाहिए कि भैया आप कुछ दिनों पहले यात्रियों को बता दो कि हाँ भाई हम इस दिन ये बंद करने वाले हैं, आप अपना कोई दूसरा ट्रैवल का साधन देख लो जिससे आप ट्रैवल कर सको, आपको दिक्कत ना हो पर्टिकुलर दिन, ठीक है। तो ये करे जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो पहले वाला तो हमारा सही मान लेंगे कि हाँ भाई हमारा पहला सही होगा, पहला सही होगा। अब देखते हैं दूसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन एक्शन है उसके बारे में क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक्शन में कह रहा है मरम्मत के दौरान शहर में प्रवेश करने वाली लंबी दूरी की सभी रेलगाड़ियों को शहर की सीमा के बाहर रोक देना चाहिए। अब वो तो कुछ देरें ऐसी होती है 3-3 4-4 दिन का सफर तय करके आ रही हैं और उनको कह दिया हमारे यहाँ मरम्मत चाहिए, तुम बाहर रहोगे हमारे एरिया से, क्या ये सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मरम्मत होती भी है तो रेलवे के पास बहुत सारे ट्रैक होते हैं, बहुत सारे बाईपास रूट होते हैं, उन्हें बाईपास रूट से निकाल दो, रोकना क्यों उन्हें? तो दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहर के भीतर हाईवे पर ड्राइव करने वाले बहुत से मोटर चालक स्वीकार्य गति से कहीं ज्यादा गति से मोटर चलाते हुए पाए गए हैं। अच्छा, होता क्या है नॉर्मली आपने देखा होगा शहर में कुछ मनचले लड़के होते हैं और रोडों पे भी देखने में आम मिल जाता है कि बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चलाना। तो अब बस उसी के ऊपर बात हो रही है कि भैया शहर में कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक लिमिट स्पीड से बहुत तेज स्पीड से वो गाड़ी चलाए। अब उस पर क्या कॉज एंड एक्शन हो सकते हैं वो देखते हैं। पहला कॉज एंड एक्शन, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी को शहर के भीतर हाईवे पर वाहनों के आवागमन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिए। या व्यक्तिगत रूप से कैसे निगरानी करोगे? इतने लोग हैं, किसी पे 2 व्हीलर किसी पे 4 व्हीलर, कैसे हर किसी पे निगरानी करोगे? इतने तो पुलिस वाले हो नहीं सकते कि हर एक के पीछे घूमते फिरेंगे। तो पहला वाला तो पूरी तरह गलत हो गया, इसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पहला वाला हमारा क्या होगा? गलत हो गया। क्यों? व्यक्तिगत रूप से तो आप कर ही नहीं सकते किसी की, ठीक है। निगरानी कहां करोगे किसी की? दूसरी देखो, सरकार को गलती करने वाले चालकों को पहचानने और दंड देने का तत्काल व्यवस्था बनानी चाहिए। हाँ, ये पॉसिबल है। अब क्या होता है कि ऐसा बन चुकी है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास इक्विपमेंट है कि दूर से देख लेंगे कि भैया आ रहा है, को एक लिमिट क्रॉस कर दी इनने कि इसने लिमिट क्रॉस कर दी तो होगा क्या, उसकी सीधा आएगा, उसका नंबर, उसका घर, सब कुछ उस मशीन पे कैप्चर हो जाएगा, पता चल जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन चलान घर पे पहुंच जाएगा। ये सबसे बेटर तरीका है। लगा दो कैमरा, दौड़ते जाओ तुम इधर उधर, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक लिमिट घर पे अपने आप पहुंच जाएगा चलान। दौड़ो तुम्हें जितना तो दौड़ा, पुलिस को या किसी को भी मशक्कत ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो सिर्फ यहाँ पे दूसरा सही होगा, दूसरा कॉज एंड एक्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया आपको नेक्स्ट दिया गया, हाँ देखिए, एक प्रसिद्ध आरपीओ कंपनी में कार्यरत शहर के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ विरोध स्वरूप अपनी नौकरियां छोड़ दी हैं। हुआ क्या है कि जो कंपनी थी उसके पास ये हो गया कि उसने जो एक अव्यवहार किया, बहुत ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया अपने जो एम्प्लॉयज़ के साथ था, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो लोगों ने क्या किया, जो उसकी कंपनी में काम कर रहे थे उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी। तो इस पर क्या कॉज एंड एक्शन हो सकते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन, सरकार को आरपीओ कंपनी को अपने परिचालन बंद करने का आदेश तत्काल देना चाहिए। सरकार आएगी और उस पर कंपनी को कहेगी कि तुमने ऐसा काम किया है, ठीक है, इसे तुम्हें आज आदेश दिया जाता है कि अपनी ये कंपनी जो है इसे आज ही बंद करो, अभी बंद करो। कैसा पॉसिबल है भाई? प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी पे गवर्नमेंट का कुछ जोर नहीं चलता। यही कारण है कि प्राइवेट कंपनियों को गवर्नमेंट भी कहती है तुम प्राइवेट ही होते जाओ, हमारी टेंशन ही नहीं होगी। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है? ताकि गवर्नमेंट को जोर ही ना पड़े, टेंशन बाजी ना हो। प्राइवेट कंपनी है, कुछ भी करे, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती उनके कामों में हस्तक्षेप, मजबूर है। तो होगा ये कि उस कंपनी पे आके गवर्नमेंट ये कहेगी कि भैया तुम बंद कर दो। जब प्राइवेट कैसे बंद कर देगी? और तुम इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि गवर्नमेंट को बोलना चाहिए इस बात में, क्यों बोल देगी? वो तो प्राइवेट कंपनी है, तुम्हें अच्छा नहीं लगा तुम दूसरी जगह जाओ, जॉब करो, नहीं करनी तो मत करो, घर बैठ जाओ। तो हमारा पहले वाला तो गलत हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक्शन क्या कह रहा है? आरपीओ कंपनी को उनके परिचालनों को जारी रखने के लिए तत्काल अपने परिचालनों को किसी दूसरी जगह से ले जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी यहाँ है, ये मान लो आपकी हरिद्वार में, ठीक है, अब यहाँ भी वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट वर्क कर रही है, कुछ मतलब आपको पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा काम कर रही है और आप जा रहे हो वहाँ पे जॉब करने। अब अगर यहाँ पे वो यही काम कर रही है, चाहे उस कंपनी को उठा के कहीं और ले जाए, वो नोएडा ले जाए, तो वहाँ भी तो वो यही काम करेगी, वहाँ भी तो लोगों के साथ ये व्यवहार किया जाएगा। तो ये पोजीशन चेंज करना कंपनी का कोई भी इस बात का सोल्यूशन नहीं है, इस पर कुछ नहीं हो सकता। जैसे वो यहाँ है वैसे वो वहाँ भी होगी, तो ये तो कोई लॉजिक बैठता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गए क्योंकि दोनों में लॉजिकल बात हो रही है।
जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? संस्था के प्रबंधन ने अपनी सभी कर्मचारियों को यह बताते हुए परिपत्र जारी किया है कि प्रत्येक कर्मचारी की सुबह ठीक 10 बजे ड्यूटी पर रिपोर्ट करना चाहिए और शाम 5:30 बजे तक अपने कार्यस्थल पर रहना चाहिए। कंपनी में आपने देखा आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस चली है। क्या होता है कि कंपनी ने कहा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि लोग सुबह 10 बजे तक यहाँ पे हो और 5:30 बजे यहाँ से निकल जाए। ठीक है, इस पर आप क्या करें? स्टेट वो हो गया आपके कॉज एंड एक्शन। समय सारणी का पालन करने वाले कर्मचारियों की पहचान करने के लिए प्रबंधन को एक व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। ये ऑलरेडी हो रखी है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, क्या यूं थंबनेल लगाए, आपके अपने आप अटेंडेंस चढ़ी कि आप इतने बजे आए, थंबनेल लगाया जाता है, फिर पता चल गया इतने बजे आप गए, तो एक बहुत बढ़िया तरीका है। तो ये तो ऑलरेडी है, तो हमारा फर्स्ट वाला तो सही हो गया, फर्स्ट वाला सही हो गया। सेकंड वाला को आपसे क्या कहा जाए? सेकंड वाला पे आपसे कहा जा रहा है कि उन सभी कर्मचारियों को संक्षिप्त प्रक्रिया से निलंबित कर दिया जाना चाहिए जो संक्षिप्त प्रक्रिया से निलंबित कर देना चाहिए जो समय सारणी का पालन करने में असफल रहे। अब एक बात बताओ, ये परमानेंट सस्पेंड करने की बात नहीं कर रहा है, टेम्परेरी सस्पेंड करने की बात कर रहा है। जो टाइम से नहीं आ रहे हैं उनको सबक सिखाने की, भाई तुम्हारी जॉब भी जा सकती है, तुम्हें टेम्परेरी से सस्पेंड किया जाए ताकि तुम आगे से गलती ना करो। तो ये बिल्कुल सही बात है, तुम टेम्परेरी यहाँ पे सस्पेंड कर सकते हो, परमानेंट नहीं कर सकते। सबक सिखाने के लिए आप टेम्परेरी सस्पेंड कर सकते हो जो समय सारणी का पालन नहीं कर रहा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहुत फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हम तकरीबन कर दिए, जो बहुत अच्छी बात है और मजा आया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम जरा और क्या क्या बैठ सकते हैं। कोर्स एंड एक्शन में आगे का जो पोर्शन है वो है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग काफी बड़ा होता है ये, हालांकि मैं इस पर एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, उसी पे सब कुछ हम डिटेल में समझ जाएंगे। तो इस पे देखिए, सबसे पहली बात डिसीजन मेकिंग में आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, काफी बड़ा क्वेश्चन होगा, मेरे को शायद बोर्ड में स्पेस भी ना मिले इसके लिए, तो मैं बता दूंगा काफी बड़ा क्वेश्चन बैठ जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने लग चुका होगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बोथ लैंग्वेज में पढ़ता हुआ चलूंगा ताकि थोड़ा ईजी चल रहा आपको। ठीक है, तो आपको एक डायरेक्शन मिली होगी इस क्वेश्चन में। डायरेक्शन क्या मिली है? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको स्टडी करनी है जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है और उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इस पे देखिए, सबसे पहले आपको जो मिला है, फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया टू बी फुलफिल टू गेन एडमिशन इनटू एनी इंजीनियरिंग कॉलेज इन तमिलनाडु। देखो, कोई भी कॉलेज एडमिशन कब लेता है? जब वो उसकी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से फुलफिल कीजिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। किसी आप जैसे फॉर्म को फिल करते होंगे तो उस पर क्या आप कुछ देखते होंगे कि हम क्या हमारी एज है इसके अंदर, क्या हमारी क्वालिफिकेशन है हमारे इसके अंदर, क्या हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्या हम स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो सब आपको जब पता चलता है तभी तो आप वो फॉर्म फिल कर पाते होंगे। ठीक ऐसे ही यहाँ भी हो रहा है, आपके पास क्राइटेरिया दे रखा है आपको और इसके बेस पर आप अपने आंसर देंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्राइटेरिया आपको जो मिला है, फर्स्ट मैं पढ़ता हूँ। फर्स्ट क्या बोला गया? द कैंडिडेट शुड हैव secured at least 60% मार्क्स इन HSC और 50% मार्क्स इन CBSE। जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, कम से कम उसे 60% अंक, पहले वाले में जो बात करी जा रही है आपसे ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में बात की जा रही है कि उसे कम से कम 60% अंक तो लाने ही है, 60% अंक लाने हैं। ठीक है, और 60% अंक किस किस में लाने हैं? उसे लाने 60% अंक HSC में, HSC कोई बोर्ड है, उससे 60% अंक आने चाहिए और 50% अंक उसके आना चाहिए CBSE से। फर्स्ट जो इसकी इंफॉर्मेशन है। सेकंड जो बोल रहा है उसे एक बार पढ़ रहे थे। सेकंड बोल रहा है द कैंडिडेट शुड हैव पास इन HSC विद academic subject namely mathematics, physics and chemistry put the together with a minimum average percentage are only eligible to apply। इस पे ये कह दिया गया है कि जो उम्मीदवार है वो HSC में सैद्धांतिक विषय के साथ जो PCM है, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक साथ मिलकर पास होने चाहिए, वो पास होने चाहिए। इस पे देखो दो बातें दी गई है, सेकंड के अंदर दो दिए गए। पहला बोल देगा कि जो पास होना चाहिए वो PCM तीनों सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इस पे बोल दिया उम्मीदवार HSC के व्यवसाय विषयों की किसी इंजीनियरिंग संबंधी विषयों में अर्थात गणित, फिजिक्स या रसायन शास्त्र में कम से कम औसत प्रतिशत के साथ भी अप्लाई कर सकता है। जो ये औसत प्रतिशत है इसके साथ ही अप्लाई कर सकता है PCM वाला। दोनों बातें कही गई हैं, एवरेज मार्क्स मिनिमम होने जरूरी है। ठीक है, आगे देखिए थर्ड बात जो इस पे बोली गई, थर्ड इस पे बोली गई है द कैंडिडेट शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ तमिलनाडु, द कैंडिडेट हु हैव पास 11th एंड 12th स्टडी इन तमिलनाडु। जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो 11th और 12th उसकी, थर्ड में क्या बोल रहा है इस पे
थर्ड पे उन्होंने बोल दिया जो कैंडिडेट आपका हो वो 11th और 12th कहां से करना चाहिए उसे, जरूरी है वो तमिल से ही करे, तमिलनाडु से ही करे, ये बात उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फोर्थ बोलिए द कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 60% मार्क्स इन द एंट्रेंस एग्जाम। जो इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके कम से कम कैंडिडेट यानी उम्मीदवार को कितने मार्क्स आने चाहिए जरूरी, मिनिमम तो 60% मार्क्स उसके एंट्रेंस एग्जाम में होने चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम में उसके एक्सटर्नल एग्जाम सॉरी एक्सटर्नल जो एग्जाम होता है उसमें मिनिमम 60% उसके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और इतना हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इस पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। पॉइंट्स किस पे क्या, जैसे कि आपको ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं कि आपकी एज निकल गई है। कोई फॉर्म में ऐसा उसके साथ होता है कि आपकी भैया इस फॉर्म की जो फिल करने की लास्ट एज थी कि ये 25 से 18 से 30 साल तक ही भर सकते हो। लेकिन अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी है तो आपके कुछ रिजर्व सीटें भी होती हैं कि भैया अगर आपकी एज निकल भी गई है उसके बाद भी आपको 2 साल या 2.5 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। ठीक है, ऐसी कॉलेज में एडमिशन लेने के भी कुछ और आपके हेल्पफुल पॉइंट्स होते हैं। जैसे देखो पहला पॉइंट आपको क्या बोला गया, पहला पॉइंट ए पॉइंट, जो आपका ए पॉइंट आपका जो बोला जा रहा है उस पर क्या बोला जाए, एट फर्स्ट, अगर फर्स्ट वाला ये वाली कंडीशन, एट फर्स्ट अबव अगर ये है, बट द कैंडिडेट हैज गुड स्पोर्ट रिकॉर्ड, द कैंडिडेट इज एडमिटेड अंडर स्पोर्ट्स कोटा। अगर जो कैंडिडेट है वो फर्स्ट वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है मगर उसके पास कौन सी स्पोर्ट्स पर हमने बहुत बड़ा उसकी अचीवमेंट्स हो कि स्पोर्ट्स वगैरह वो बहुत खेलता हो, समझ में अच्छा खेलता हो उम्मीदवार, उसके पास तो क्या उसके पास स्पोर्ट कोटा होगा, उसके पास स्पोर्ट कोटा हो जाएगा कि भैया ये बहुत अच्छा खेलता है इसको स्पोर्ट कोटा मिल सकता है। ठीक, तो अगर इसके पास फर्स्ट वाली किसी के पास रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है कि वो इन दोनों में से कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहा तो वो क्या कर सकता है, वो ये कर सकता है कि भैया आप इसको स्पोर्ट कोटा, ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही इसे गुड स्पोर्ट कोटा, गुड स्पोर्ट कोटा आप इसे दे दीजिए। ठीक है, तो ये इसका एडमिशन हो जाएगी। ये इस कॉलेज ने अच्छी सुविधा कर रखी कि भाई स्पोर्ट्स का स्टूडेंट अगर हमारे यहाँ आ रहा है तो हम इसको एक अपनी छूट दे देंगे कि अगर 60% या 50% से कम मार्क्स हो तब भी हम इसको ले लेंगे, बस अपना वो प्रूफ दिखा दें हाँ ये स्पोर्ट्स का स्टूडेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो इस पे एक और पॉइंट ऐसे ही दे दिएगा, कौन सा, एट थर्ड अबो, अगर किसी के पास थर्ड यानी 11th और 12th अगर किसी ने तमिल से ना करी हो 11th, और ध्यान देखना अगर इसने थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना कंप्लीट करा हो 11th और 12th तमिलनाडु से ना करी हो तो उसके क्या हो जा सकता है हेल्पफुल इसके लिए, बट देयर पेरेंट्स और गार्जियन हैव बीन सर्विंग इन तमिलनाडु continuously for the past few years at the of admission they are also eligible to apply and the condition are admitted under other state quota। आपने 11th 12th यहाँ से नहीं करी, 11th 12th तमिलनाडु से नहीं करी लेकिन आपके पेरेंट्स यहाँ पे पिछले 5 साल से ज़्यादा यहाँ पे रहते हुए हो गए, जॉब वगैरह यहीं पे कर रहे हैं, तो क्या होगा आपको अदर स्पोर्ट कोटा मिल जाएगा, अदर स्टेट कोटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये सब आगे आपकी इंफॉर्मेशन वगैरह। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैंने इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर किया, टाइम भी कम है आपका, फिर बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस पे आपको इसे थोड़ा ऊपर करके मैं अब आपको इस पे जो आपको ऑप्शन मिलेंगे वो कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे, आपको कुछ 5 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें 5 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एक ए ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, बी आपको बी ऑप्शन मिलेगा, सी बी ऑप्शन मिलेगा, डी बी ऑप्शन मिलेगा और ई बी ऑप्शन मिलेगा। और ये ऑप्शन आपके इनमें से कौन सा सही कब होगा ये आपको बताना हो। तो इस पर देखो सबसे पहले आपको जो बात मिलेगी, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए गिव एन आंसर, आप आंसर ए दोगे, आप आंसर ए दोगे एक कंडीशन में, कब, इफ एडमिशन कैन बी गारंटीड, अगर जो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां पे आप 100% श्योर हो कि आपका एडमिशन हो जाएगा गारंटी के साथ, तो आप ए ऑप्शन दोगे कि वो ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा आगे इस पे लिखा हुआ है गिव एन आंसर बी, बी आंसर आप कब दोगे, इफ एडमिशन कैन नॉट बी गारंटीड, अगर आपका जो एडमिशन होना है वो कॉलेज में वो उस कॉलेज के अंदर नहीं हो सकता, उस कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हो सकता, ठीक है, तो आप बी ऑप्शन देंगे कि बी ऑप्शन होगा सही, अगर कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं हो सकता आप पूरी गारंटी के साथ बोल सकते हैं। ठीक, थर्ड जो आप आंसर देंगे सी देंगे, किस कंडीशन पे, इफ द डाटा आर इनसफिशिएंट टू टेक डिसीजन, अगर आपका जो डाटा है वो इनसफिशिएंट है, डाटा इनसफिशिएंट है, इन डाटा आपका कैसा हो, इनसफिशिएंट हो, इनसफिशिएंट, तो आप क्या सी ऑप्शन को देखिए, आपका डाटा ही पूरा कंप्लीट नहीं है, आप श्योर नहीं हो कि होगा भी नहीं होगा। अगर ऑप्शन डी आप दोगे सही
किस कंडीशन पे? इफ द कैंडिडेट इज एडमिटेड अंडर स्पोर्ट्स कोटा, अगर जो आपका कैंडिडेट है वो स्पोर्ट कोटा से, स्पोर्ट कोटा से उसका एडमिशन हो रहा है, तो ऑप्शन आप डी दोगे। ऑप्शन ई आप दोगे अगर उसका एडमिशन, इफ द कैंडिडेट एडमिटेड अंडर अदर स्टेट कोटा, अगर वो अदर स्टेट कोटा से, अदर स्टेट कोटा से उसका एडमिशन हो रहा है, तो आप ऑप्शन ई दोगे। तो इनमें से ये इस हिसाब से ऑप्शन दिए जाएंगे। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लगेंगे, आपको समझ में आ जाएगा आप कौन सा ऑप्शन दोगे, कौन सा ऑप्शन नहीं दोगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको लगा हुआ दिख जाएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको लगा हुआ दिख चुका होगा, ठीक है। तो जरा अब करने जब मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन जब एक बार पढ़ रहे थे, क्या आगे क्वेश्चन आया है, चाणक्य आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ है। ऑप्शन आपको 5 दिए हैं, ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी ई, ठीक। इनमें से ये पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप बताओगे। आपको जो इस पर पहले मिला, चाणक्य आंध्र प्रदेश में पैदा हुआ है। चाणक्य कहां पैदा हुआ है? आंध्र प्रदेश, ठीक। आगे बोल दिया उसे सीबीएसई में सैद्धांतिक विषयों में 60% अंक प्राप्त किए हैं। उसका क्या 60% अंक किसमें प्राप्त किया हमने? सीबीएसई में। सीबीएसई में 60% प्राप्त किया, मतलब हमने हमारी फर्स्ट वाली जो कंडीशन थी वो फुलफिल कर दी, ठीक है। आगे देखो उन्होंने क्या कहा, उनमें प्रवेश परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किया। किसमें? प्रवेश परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम में उसके 50% मार्क्स हैं, जबकि एंट्रेंस एग्जाम के जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है उसमें मिनिमम कितने 60% मार्क्स आने चाहिए, इसने 50% मार्क्स किए हैं। तो ये पूरी तरह गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या फोर्थ वाले का कोई ऑप्शन भी नहीं कि इसको कोई कोटा मिल जाएगा। फोर्थ वाले में कम भैया 60% कम से कम लाने हो, इसने अगर कितने रखे 50 रखे, तो इसका तो एडमिशन हो ही नहीं सकता। तो हमारा डी वाला यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि इसका एडमिशन होगा ही नहीं। सुनिए यार बात, चलो ठीक है। अगला देखते जरा, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अगला क्वेश्चन इस पर बोल दिया गया है, प्रिया तमिलनाडु की निवासी है। प्रिया कहां की निवासी है? तमिलनाडु की। तो यहाँ पे तमिलनाडु की निवासी है प्रिया, यानी थर्ड वाला हमारी कंडीशन ने सही फुलफिल कर दी कि भैया तमिलनाडु से है, तो इन्हें 11th 12th भी तमिलनाडु से ही करोगे, तमिलनाडु से है, ठीक है। आगे देखो, उसने एचएससी में सैद्धांतिक विषयों के साथ 75% अंक प्राप्त किए। 75% अंक एचएससी में, तो फर्स्ट वाली भी हमारी कंडीशन फुलफिल कर दी। क्या सेकंड वाली भी कर दी उन्होंने फुलफिल? देखो सेकंड वाली के लिए, सेकंड में क्या कह रहा है वो, सेकंड में उन्होंने कह दिया कि आगे 75 और प्रवेश परीक्षा जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम था उस पर 65% अंक प्राप्त किए। जो आपका एक्सटर्नल एग्जाम था उस पर कितने 65, तो ये भी हमारी कंप्लीट कर दी। सेकंड वाले में उन्होंने कहा था जो सैद्धांतिक विषय कौन से होते हैं? सैद्धांतिक विषय होते हैं मैथ वगैरह, तो ये सब, तो सेकंड भी अपने आप ही होगी, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स से ही उन्होंने पास किया। तो चारों कंडीशन जब उन्होंने फुलफिल कर दी तो उसका एडमिशन कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। तो हमारा फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वो 100% हम सो रहे हैं कि वो इंजीनियर के कॉलेज में जा सकती है, ठीक है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो उस पर बोल रहा है, मानसी, क्या मानसी का एडमिशन हो सकता है? मानसी ने एचएससी में सैद्धांतिक विषयों के साथ 72% अंक प्राप्त किए हैं। एचएससी में कितने अंक? एचएससी में उसके 72 है, तो फर्स्ट वाली इन्होंने फुलफिल कर दी 72% मान के, ठीक। ऊपर से सैद्धांतिक यानी सेकंड वाले भी उन्होंने कंप्लीट कर, सैद्धांतिक तो पीसीएम भी होता है, क्या थर्ड से भी उन्होंने कंप्लीट करी? जा देखते हैं। प्रवेश परीक्षा में इसके 65% अंक आए। प्रवेश परीक्षा यानी एक्सटर्नल एग्जाम, फोर्थ वाली कंडीशन 65 कंप्लीट करी उन्होंने, ठीक है। उसने कर्नाटक में एचएससी की पढ़ाई की। उसके पिता सन 2010 से तमिलनाडु में कार्यरत कर रहे थे। देखो उन्होंने जो पढ़ाई करी थी ना एचएससी की, वो तमिलनाडु से नहीं करी, उन्होंने करी थी कर्नाटक से। मगर उसके पिताजी जो है वो पीछे कई सालों से कहाँ रह रहे थे? सन 2010 से वो रह रहे थे तमिलनाडु में से, इसलिए थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले के ऑप्शन क्या होगा? किसी पर थर्ड वाला ऑप्शन ना हो तो उसको अदर स्टेट कोटा मिल जाएगा अगर 5 साल से ज्यादा हो गया था। तो उस माना वो आपके तमिलनाडु से नहीं थी, कर्नाटक से थी, मगर उसे क्या मिल जाएगा? अदर स्टेट कोटा, अदर स्टेट कोटा उसे मिल जाएगा। तो उसका एडमिशन तो मगर अदर स्टेट कोटे से, अदर स्टेट कोटे से उसका एडमिशन होगा, यानी फिफ्थ ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे क्या है? स्वाति ने एचएससी में व्यवसायिक विषयों के साथ 80% अंक प्राप्त किए हैं। वे 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तमिलनाडु में की है। ये देखो
उनने ठीक है तमिलनाडु से उन्होंने पढ़ाई की है व्यवसायिक विषय में, और उसने एक और बात ये नहीं जोड़ी कि क्या उसने जो एक्सटर्नल एग्जाम था वो भी क्वालिफाई किया है, ये तो नहीं जोड़ी ना। तो इनसफिशिएंट यहाँ पे डाटा हो रहा है। इनसफिशिएंट डाटा के लिए मैंने क्या कहा था, ऑप्शन सी कर देंगे हम सीधा, कि डाटा ही पूरा नहीं दिया आपने, हम कैसे बोल दें, तुरंत कर दिया ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह दिया राहुल ने प्रवेश परीक्षा में 62% अंक प्राप्त किए और सीबीएसई में सैद्धांतिक विषयों के लिए, देखो राहुल ने प्रवेश परीक्षा जो इसके एक्सटर्नल एग्जाम कितने अंक प्राप्त किए, 62% फोर्थ में उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो अच्छी बात है भैया, 62 कर दिया, 60 से ऊपर जा किया तो फोर्थ उन्होंने कंप्लीट कर दिया। आगे देखो, प्राप्त किया सीबीएसई में सैद्धांतिक विषयों के साथ 45। अब उन्होंने क्या किया, सीबीएसई में उसके 45 आए हैं, यानी फर्स्ट वाली कंडीशन उसकी कंप्लीट नहीं है, कम से कम 50 होनी चाहिए थी। मगर हमारे पास इसका ऑप्शन है, अगर फर्स्ट वाली किसी की कंप्लीट ना हो उसे गुड स्पोर्ट कोटा हम दे सकते हैं। क्या यहाँ पे से स्पोर्ट्स का स्टूडेंट है, प्राप्त किए हुए जूनियर श्रेणी में उच्च कूद में राष्ट्रीय खेलों में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो उसे मिल जाएगा भैया वो गोल्ड मेडलिस्ट है, मतलब वो स्पोर्ट कोटा उसे मिल जाएगा, गुड स्पोर्ट्स कोटा उसे मिल जाएगा। यहाँ पे हम इसे क्या दे देंगे, गुड स्पोर्ट कोटा दे देंगे, गुड स्पोर्ट कोटा हम इसे यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, इसके पास तो ये ऑप्शन हो गया। और वो तमिलनाडु से, भैया तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु से तो उन्होंने थर्ड वाली भी कंडीशन ऑलरेडी कर ही ली होगी। ठीक है, और पीसीएम यानी सैद्धांतिक विषय में भी उन्होंने कर रखी थी, उसके 45 किस में था, सैद्धांतिक विषय में, तो उसका एडमिशन तो होगा, मगर किससे होगा, स्पोर्ट कोटा से उसका एडमिशन होगा, स्पोर्ट कोटा से उसका एडमिशन होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बस इतना ही थे, तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।